वालेकुम। आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 8 सेलेक्टेड रिस्पॉन्स आइटम। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट बेसिकली इसका वर्ड का मतलब ही यही होता है कि इवैल्यूएट करना, किसी को जज करना कि कितना किसको क्या कितना याद है। ठीक है, इसी बेसिस पे हमने असेसमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक है सेलेक्टेड रिस्पॉन्स आइटम और एक है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स आइटम। सेलेक्टेड रिस्पॉन्स को आइटम्स वो होते हैं जैसे कि आपके हो गए एमसीक्यूज़ हो गए, आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, जिसके अंदर आपके स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं और उसमें से बच्चा जो है करेक्ट आंसर को चूज़ करता है। जबकि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स आइटम के वो होते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स को अपना आंसर जो है वो खुद ही क्रिएट करना पड़ता है, जैसे ऐसे राइटिंग हो गया या आपकी क्वेश्चन आंसर्स हो गया। अब हम सबसे पहला जो सेलेक्टेड रिस्पॉन्स आइटम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है मल्टीपल चॉइस आइटम। मल्टीपल चॉइस आइटम सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेलेक्टेड रिस्पॉन्स आइटम है, सबसे ज़्यादा इसको चूज़ किया जाता है और हर जगह ये एप्लीकेबल है ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में। ये पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये जो है वेरियस सब्जेक्ट्स का पार्ट हो सकता है आराम से। आप इसे मैथ्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो, साइंस में भी इस्तेमाल सकते हो, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, हर सब्जेक्ट के अंदर आप आराम से जो है मल्टीपल चॉइस आइटम्स को इस्तेमाल कर सकते हो। एंड कैन असेस सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स, यानी आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हो इसमें मल्टीपल चॉइस आइटम्स के अंदर जो आपके सिंपल से सिंपल आइटम्स को भी और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आपका जो है टॉपिक है उसको भी आराम से कवर कर सकता है। एक एमसीक्यूज़ के अंदर एमसीक्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए? उसके अंदर होना चाहिए स्टेम होना चाहिए। स्टेम क्या होता है? वो क्वेश्चन होता है जो आप अपने उसमें लिखते हो, और एक होने चाहिए आपके अल्टरनेटिव्स इसके यानी ऑप्शंस होने चाहिए जो आप नीचे की तरफ लिखते हो ABCD करके। अब इसका हम पढ़ेंगे फॉर्मेट। MCQs कैन बी रिटन इन टू वेज। हम MCQs को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेट के सूरत में और एक इनकम्प्लीट सेंटेंस फॉर्मेट की सूरत में। डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेट कौन से होते हैं? जैसे कि आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल मौजूद है कि विच रिवर इज़ द लार्जेस्ट इन द USA। ये आपका जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म है। यहाँ पर आपने कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं छोड़ा, आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगाया है और इस तरीके से आपने सवाल को पूछा। एक बात यहाँ पर याद रखने की है, जब आप कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेट पूछेंगे तो कभी भी अल्टरनेटिव्स में आपने फुल स्टॉप कॉर्नर को यहाँ पे नहीं लगाना। ठीक है। दूसरा है आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस फॉर्मेट। इसके अंदर जैसे कि आपने पूछ लिया द लार्जेस्ट रिवर इन द USA इज़ द डैश, यहाँ पर आपने डैश डाल दिया जहाँ पे बच्चे ने यहाँ पे गैस करना है कि लार्जेस्ट रिवर USA में कौन सा है। और यहाँ पर आप देखें गौर से करें तो यहाँ पर फुल स्टॉप मौजूद है, इनके इसके ऑल्टरनेटिव्स में यहाँ पे फुल स्टॉप मौजूद है, यहाँ पर कोई भी पीरियड या फुल स्टॉप मौजूद नहीं था। ठीक है, तो पहला आपका फॉर्मेट आ गया कि MCQ किस तरह से लिखा जा सकता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्मेट में या इनकम्प्लीट सेंटेंस की फॉर्मेट में। फिर ज़्यादातर जो है ये जो टेस्ट बनाने वाले होते हैं वो कोशिश करते हैं कि आपके जो MCQs हो वो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेट में मौजूद हो। ठीक है, क्योंकि इससे आराम से क्लियरेस्ट मैनर पे समझ में आ जाता है कि सवाल की डिमांड क्या है। फिर आपके MCQs की टाइप्स ऑफ आपके जो है MCQs दो किस्म के होते हैं, एक करेक्ट आंसर फॉर्मेट की बेस पर होता है, एक बेस्ट आंसर फॉर्मेट की बेस पर होता है। करेक्ट आंसर फॉर्मेट का मतलब आपके पास 4 अल्टरनेटिव्स हैं, 4 अल्टरनेटिव में से आपके जो 3 अल्टरनेटिव्स हैं वो गलत आंसर है और उनमें से एक जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। बेस्ट आंसर फॉर्मेट ये वो वाला फॉर्मेट होता है कि जिसमें आपके चारों के चारों अल्टरनेटिव जो होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, लेकिन आपने इनमें से वो आंसर चूज़ करना है जो सबसे बेस्ट है। जैसे अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, विच वेरिएबल इज़ जनरली थॉट टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन बाइंग अ हाउस। जब हमें घर ख़रीदना होता है तो हमने सबसे पहले किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल क्या है, हमें सबसे ज़्यादा अहमियत किस चीज़ को देनी चाहिए? चाहे क्या वो कॉस्ट को देनी चाहिए, क्या वो हमें बिल्डर को देनी चाहिए, क्या हमें डिज़ाइन को देनी चाहिए, क्या हमने लोकेशन को देनी चाहिए? ये चारों आंसर अगर आप देखें ये बिल्कुल सही है कि हमने जब घर ख़रीदना होता है तो हमें चारों चीज़ें अपने दिमाग में रख कर सोच कर हम लोग क्लियर होते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही आंसर है वो है बेस्ट है, तो इन लोगों ने जो चूज़ किया है वो है लोकेशन। मोस्ट टेस्ट डेवलपर प्रेफर बेस्ट आंसर फॉर्मेट फॉर 2 रीज़न। अच्छा, ज़्यादातर जो टेस्ट डेवलपर्स होते हैं इसमें से भी MCQs की टाइप में बेस्ट आंसर को चूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इस बच्चे की इस्तेमाल होती है। बच्चा जो है वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है ये बच्चों के लिए, और बच्चे को उसमें सोचने पर मजबूर होता है यार सारे ऑप्शंस तो सही हैं तो इसमें से बेस्ट कौन सा होगा। ठीक है, और ये लेस कन्फ्यूजिंग भी होता है। अब MCQs बनाने के गाइडलाइंस, एक आपके MCQs किस तरीके से होने चाहिए। सबसे पहला ध्यान आपने फ़िज़िकल लेआउट का रखना होता है। फ़िज़िकल लेआउट में आपने सबसे पहले क्या रखना पड़ता है? सबसे पहले आपने डायरेक्शंस बहुत क्लियर देनी होती है और आपने ये बताना होता है इसमें कि आप
चाहते क्या हैं, आपकी डिमांड क्या है और अपने आंसर्स को आप किस तरीके से मार्क कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मैंने अपने MCQs का बच्चों को सॉल्व करने दिया, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बहुत क्लियर लिख दी है कि रीड ईच क्वेश्चंस केयरफुली, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें एंड सेलेक्ट द बेस्ट आंसर। तो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि बच्चे को कि मैंने यहाँ पे चूज़ द राइट आंसर का ऑप्शन नहीं दिया है, आपको मैंने यहीं पे बता दिया है, अपने डायरेक्शन में स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि आपने बेस्ट आंसर को चूज़ करना है। यानी आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे या जितने भी स्टेम्स होंगे उन सब के स्टेम्स के अल्टरनेटिव्स बिल्कुल सही होंगे, लेकिन उनमें से यू नीड टू चूज़ द बेस्ट वन। फिर आपने दूसरा ऑप्शन इसमें डायरेक्शन दी है, सर्कल द लेटर ऑफ द आंसर यू हैव सेलेक्टेड। आपने यहाँ पे बोल दिया, उसको साफ साफ बोल दिया कि आपने सर्कल करना है, तो कोई टिक नहीं करना, कोई पूरा डब्बा नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, आपने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। फिर आपका दूसरा है नंबर द आइटम स्टेम्स फॉर ईजी आइडेंटिफिकेशन। जैसे आपके अगर आपने 10 क्वेश्चन दिए हैं तो आपने ज़रूरी है कि हर स्टेम्स में आगे या क्वेश्चन के आगे आपने नंबर देना है, 1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा आपने इंडेंट एंड लेबल अल्टरनेटिव्स विद द लेटर ABCD, यानी आपने जहाँ क्वेश्चन शुरू किया है वहाँ पे आपने इंडेंट देना है, इंडेंट देकर ½ इंच का जो इंडेंट होता है वहाँ पे दे के फिर इसके आपने अल्टरनेटिव्स लिखना स्टार्ट कर देना है। फिर फॉर्मेटिंग अल्टरनेटिव्स, यूज़ आइदर कैपिटल लेटर्स और लोअर केस लेटर्स फॉलोड बाय अ पीरियड और अ पैरेंथेसिस। ये चीज़ है, या तो आपने कैपिटल लेटर्स लिखने हैं इस तरीके से या स्मॉल लेटर्स लिखने हैं, ठीक है। और आपका ज़रूरी है कि आपका जो लेटर के आगे या तो फुल स्टॉप या पीरियड हो या आप इस तरह पैरेंथेसिस बनाएं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपका, ये भी फॉर्मेट अल्टरनेटिव्स को फॉर्मेट करने का तरीका है। और अगर आप साथ में स्कोरिंग शीट दे रहे हैं, स्कोरिंग शीट जैसे कोई ग्रिड आंसर ग्रिड दे रहे हैं जिसमें आप स्क्वायर्स बनाते हैं या सर्कल्स बनाते हैं, तो इसमें भी मेक श्योर करें कि जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपने पेपर में दिए हैं, जैसे 10 दिए हैं, तो आपके स्कोरिंग शीट में भी उतने नंबर जो हैं वो मौजूद हों और साथ साथ ऑप्शंस के या अल्टरनेटिव्स के लेटर्स भी मौजूद हों, ताकि बच्चा जब यहाँ से आंसर देखकर वहाँ पे सर्कल करे या शेड करे, कलर करे, जो भी करे तो वो बिल्कुल सही करे। ओनली कैपिटलाइज अल्टरनेटिव्स इफ़ दे आर इन द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के अल्टरनेटिव्स हमेशा आपके कैपिटल हों, वरना अगर आपके इनकम्प्लीट सेंटेंस है तो आपने वहाँ पे अल्टरनेटिव्स भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, लेकिन अगर कंप्लीट सेंटेंस है तो फिर आपने अल्टरनेटिव्स जो है वो कैपिटल लेटर से लिखना है। फिर आपने ध्यान रखना है पंक्चुएशंस और ग्रामर का। जब आइटम स्टेम आपका कंप्लीट हो, ये बात मैं यहाँ पे भी बता चुकी हूँ कि अगर आपका आइटम स्टेम पूरा कंप्लीट है तो यहाँ पर गौर से देखें, अल्टरनेटिव्स में फुल स्टॉप नहीं लगा। लेकिन अगर आपका MCQs इनकम्प्लीट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे द लार्जेस्ट रिवर इन द USA इज़ द डैश, यहाँ पे डैश लगा दिया है तो ये आपका इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर आपके अल्टरनेटिव्स के एंड पे आएगा पीरियड आएगा। इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी ये बात का भी ध्यान रखना है कि आपका जो सेंटेंस MCQs है, चाहे वो आपका अल्टरनेटिव हो चाहे आपका स्टेम हो, उसकी ग्रामर और जो है बिल्कुल सही इस्तेमाल करें और आपकी लैंग्वेज बिल्कुल फॉर्मल हो। इसके अलावा और मज़ीद गाइडलाइंस ये कि आपके जो अल्टरनेटिव्स हैं वो वर्टिकल हो और कभी भी इस तरीके से ना हो, हॉरिजॉन्टल ना हो, बल्कि वर्टिकल हो। आपका जो एंटायर अच्छा, एक और ये बात याद रखिएगा कि आपका जो एंटायर क्वेश्चन पेपर है वो जो क्वेश्चन है वो एक ही पेज पर आए। ऐसा ना हो कि आपका जो है यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया है, यहाँ नीचे जगह नहीं है तो आपने आधा क्वेश्चन यहाँ लिख दिया और आधा क्वेश्चन नए पेज पे लिख दिया। ऐसा नहीं करिएगा। इस तरीके से करने से जो है बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। फिर क्लियर एंड कंप्लीट क्वेश्चन स्टेम। व्हेन राइटिंग MCQs मेक श्योर दैट द क्वेश्चन इज़ कंप्लीट, क्लियर, ईजी टू अंडरस्टैंड। जब आप कभी भी क्वेश्चन स्टेम लिखें, इस बात का बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखें कि आपका जो क्वेश्चन स्टेम है वो बिल्कुल क्लियर हो और आपको बहुत आराम से समझ में आए। अब जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई मैंने, एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, यहाँ से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है, व्हाट दे आर डिमांडिंग, व्हाट दे वांट मी टू डू इट। लेकिन जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को चेंज करा, इसको क्लियर बना दिया, तो विच स्केल ऑफ मेजरमेंट इनकॉर्पोरेट्स अ ट्रू और एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, तो मुझे अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी हो गई कि बेसिकली व्हाट आर दे डिमांडिंग फ्रॉम मी टू डू इट। अच्छा, ये बात एक टिप है, ये बात एज अ टिप मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ कि ये बात याद रखिएगा। बच्चे ना हमारा माइंड नहीं रीड कर सकता। क्या आपने ये लिख दिया, आपने इस तरह इनकम्प्लीट सेंटेंस लिख दिया तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार बच्चे को ना समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इस बात को इसीलिए बहुत सख्ती से कहा गया कि जब आप पेपर बनाएं, MCQs का स्टेम बनाएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन स्टेम बहुत क्लियर हो। दूसरी चीज़,
अननेसेसरी वर्ड्स भी नहीं डालें, ठीक है। अननेसेसरी वर्ड्स डालने की भी आपको ज़रूरी नहीं है। अब जैसे कि आपने देयर आर सेवरल डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन द एजुकेशनल सेटिंग, विच स्केल ऑफ द मेजरमेंट इज इनकॉर्पोरेट्स अ ट्रू और एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। ये बिल्कुल ही अननेसेसरी था। अगर मैं इसको हटा लूँ, इसको मैं यूँ करके छुपा लूँ, तो मुझे इसके बगैर भी आराम से क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज़ आस्किंग फॉर मी। तो इस तरीके से अननेसेसरी जो है आपने वर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल क्वेश्चन टू दी पॉइंट हो आपका। हाँ, अगर आपने कोई किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर एक डायग्राम दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे फिर आपने स्टेम में लिखा लुक एट द फिगर गिवन बिलो, ठीक है, नीचे की तरफ आपने लिखा लुक एट द फिगर गिवन बिलो, तब आप इस तरीके से एक एक्स्ट्रा सेंटेंस डाल सकते हैं। वरना अगर उन सेंटेंस के बगैर आपका क्वेश्चन आराम से समझ में आ रहा है तो आपको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, जब आप सारे MCQs बना लें, ये भी एक मेरी तरफ से टिप है कि आप जो है आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें या आप अपने को पार्टनर से सॉल्व करवाने की कोशिश करें। अगर वो सॉल्व कर सका तो इसका मतलब आपके MCQs जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं कर सका तो आपने दोबारा से क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। फिर आपने आंसर के क्लूज़ नहीं देने, आपने नहीं, नंबर ऑफ़ आंसर चॉइसेस, आपने चॉइसेस नंबर कितनी देनी है। मैक्सिमम जो है आप लोग 3 से 5 दे सकते हैं। ABC भी दे सकते हैं, ABCD भी दे सकते हैं और ABCDE भी दे सकते हैं। बेस्ट जो अब तरीका होता है जो अब हर जगह एप्लीकेबल है वो 4 चॉइसेस की आ गई है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर चॉइसेस होंगी तब भी कंफ्यूजिंग होगा और जितनी कम चॉइसेस होंगी तो वो आराम से बच्चा अपना पता चल जाएगा कि हाँ यार ये आंसर सही है। अपने अल्टरनेटिव्स को ब्रीफ रखें, उसको अरेंज करके रखें ऑर्डर को, और जितना आपका अल्टरनेटिव छोटा होगा ऑर्डर में होगा उतना ही आराम से पढ़ा जाएगा। एक नज़र में बच्चा जो है इसे पढ़ेगा और उसको समझने की कोशिश करेगा कि सवाल में पूछा क्या है और उसके आंसर्स क्या क्या हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे मैंने दी हुई है कि लॉन्ग स्टेम लॉन्ग आंसर इन एडुकेट स्टेम, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है, और आपके स्टेम्स भी बहुत बड़े बड़े हैं तो वो भी आपका बिल्कुल आंसर आपका वो MCQs दिखने में भी सही नहीं लगेगा और बच्चे को पढ़ने में भी मुश्किल लगेगी कि यार ये क्वेश्चन मैं बाद में करूँगा, और इस तरीके से चांसेस होते हैं कि वो बच्चा जो है वो वाला आइटम आपका छोड़ दे, ठीक है। आपका स्टेम क्लियर हो, प्रिसाइज हो, वो क्वेश्चन भी ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ना क्वेश्चन बड़ा करने की ज़रूरत है, ना ही आपको आंसर्स बड़े करने की ज़रूरत है। फिर आपने आंसर्स की चॉइस लॉजिकली करनी है, यानी आपने ये नहीं करना कि पहले आपने ए ऑप्शन आपका छोटा है 1 लाइन का है और आपका जो कोई ऑप्शन 2 है वो 2 लाइनों का है। इस तरीके से भी क्लूज़ वगैरह मिलने के भी चांसेस हो जाते हैं, तो इस तरह को अवॉइड करें। सबकी लेंथ, आपके अल्टरनेटिव्स की लेंथ सबकी तकरीबन आगे पीछे सेम हो। अगर आप डेट्स डाल रहे हैं तो डेट्स भी आप कोशिश करें कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, या तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, और नेम्स भी आप अगर किसी का नाम भी लिख रहे हैं तो वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में हो। नेगेटिव स्टेटेड क्वेश्चंस को अवॉइड करने की कोशिश करें, एक्सेप्ट क्वेश्चंस, नेवर क्वेश्चंस या नॉट के क्वेश्चंस, इनको ज़रा अवॉइड करें, से थोड़ी सी बच्चों को समझने में मुश्किल होती है। आप नेगेटिव क्वेश्चन उस वक्त डाल सकते हैं जब आपने बच्चों को पढ़ाया हो कि हमें क्या नहीं करना चाहिए या बच्चों की नॉलेज असेस करनी हो। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन दे सकते हैं कि अगर हम लैब में जाएंगे तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, एंड सो ऑन। फिर इसी तरीके से डबल नेगेटिव तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जब सिंगल नेगेटिव को हम तो कह रहे हैं कि अवॉइड करें, तो डबल नेगेटिव के तो और चांसेस कम हो जाते हैं कि आप क्वेश्चन के अंदर डालें। मेक श्योर कि आपका एक अल्टरनेटिव सही हो और बाकी जो है वो बेस्ट आंसर को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। और अवॉइड गेटिंग गिविंग अवे द आंसर्स, यानी आप क्लूज़, आप क्वेश्चन में आप ध्यान रखें कि ऐसा ना हो क्वेश्चन के अंदर उस में आंसर का क्लू मौजूद हो, बच्चा आराम से पढ़ो और जज कर ले कि हाँ यार ये आंसर बिल्कुल सही है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ वैलिडिटी स्टडी एग्जामिन्स एबिलिटी ऑफ टेस्ट कोड्स टू प्रिडिक्ट अ क्राइटेरिया। तो मैंने प्रिडिक्ट वर्ड से क्लू मिल गया कि यार जब प्रिडिक्ट लिखा है और अल्टरनेटिव में भी प्रिडिक्टिव मौजूद है तो डेफिनेटली बच्चा जो है इसको ना समझने की कोशिश करेगा ना पढ़ने की कोशिश करेगा, डायरेक्टली प्रिडिक्ट से प्रिडिक्टिव को टिक कर देगा और आपका आंसर उसका सही हो जाएगा। तो ये इसको मतलब आपने चांस दे दिया। इसी तरीके से आपने आंसर के चॉइसेस में भी आपने कोई क्यूज़ या आपने कोई ऑप्शंस नहीं देने, क्लूज़ वगैरह कुछ नहीं देने। इसी कहते हैं कि अल्टरनेटिव्स आपके हमेशा इक्वल इन लेंथ हो, सबकी लेंथ साइज सबकी क्या हो, बराबर, बिल्कुल बराबर हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी बराबर, क्योंकि अगर ना लेंथ का इशू आया
या कॉम्प्लेक्सिटी लेवल का इशू आया तो बच्चे जो है आराम से गैस कर लेंगे कि इसका आंसर ये हो सकता है। मिससे सबसे टफ़ वाले जो ये सारे तीनों आसान है और ये चौथा ही वाला टफ़ लग रहा है तो यही आंसर होगा, या ये तीनों छोटे हैं ये बड़ा लग रहा है तो ये टफ़ होगा, या इसमें ज़रा सा ऊपर नंबरिंग का आगे पीछे हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि नंबर्स दिए हुए हैं, अगर आप नंबर को देखें 0.1, 0.3, 0.81, 0.9, ये तीनों सब एक जैसे हैं, यही अलग लग रहा है तो मुझे लग रहा है यही आंसर होगा। तो इस तरीके की चीज़ों को आप अवॉइड करें, एक जैसे अल्टरनेटिव बनाने की कोशिश करें और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी सेम रखें। अच्छा, इस बात का भी ध्यान रखें कि मेक श्योर और अल्टरनेटिव्स आर ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, इस बात को मैंने पहले भी बात बोली थी कि आप जब MCQs बना रहे हो तो ग्रामेटिकल एरर का भी बहुत ध्यान रखें, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही हो ताकि बच्चे को समझने में बहुत आसानी हो। आपका ये भी श्योर करें कि एक आइटम का जो करेक्ट आंसर है वो किसी और दूसरे आइटम में भी मौजूद ना हो, या आपके दूसरे आइटम का करेक्ट आंसर जो है ये इस पहले आइटम में रिफ्लेक्ट ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। ऑल्सो करेक्ट यही वही चीज़ है कि आंसर आपके दूसरे उसमें ऑप्शन में मौजूद ना हो। अच्छा, डिस्ट्रैक्टर सीम्स करेक्ट। कभी कभी दिस वे स्टूडेंट्स हु डोंट नो द आंसर विल स्टिल फाइंड इट हार्ड टू चूज़, यानी आपने डिस्ट्रैक्टर्स भी ऐसे बनाए, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल मैंने कहा ना कि एक जैसे होनी चाहिए कि डिस्ट्रैक्टर्स का आंसर भी ऐसा लगे कि यार ये भी मुझे सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, पता नहीं मिसने क्या सोचा। अच्छा, इस तरह करने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चा क्रिटिकली और सोचता है कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है। मिक्स अप द करेक्ट आंसर्स पोजीशन। अब ये ज़रूर करिएगा कि ऐसा ना हो कि सारे आंसर बी या सी ऑप्शन में मौजूद हो, ए और डी ऑप्शंस में भी रखें। ठीक है, और कोई पैटर्न ना हो, बस ये बात भी ध्यान रखिएगा कोई डिटेक्टेबल पैटर्न ना हो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक का आंसर ABCD है तो बच्चा 5 से लेकर 8 तक का आंसर भी ABCD ही होगा। अगर बच्चे ने एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके लिए आंसर मार्क करना आसान मुश्किल नहीं होगा। अच्छा जी, अवॉइड करें ऑल ऑफ़ द अबव और नम ऑफ़ द अबव का ऑप्शन अपने पेपर के अंदर इस्तेमाल करने का। अल्टरनेटिव में ये वाला ऑप्शन को भी इसको ज़रा अवॉइड करें क्योंकि ये भी थोड़ा सा सही नहीं होता। बच्चे को ज़रा चैलेंज करें तो ज़्यादा अच्छा है, इस तरह के ऑप्शन देखने से जो है बच्चे को आसानी लगती है ज़रा। फिर और इससे ज़रा ये भी हो जाता है कि यही ऑल ऑफ़ द अबव नन ऑफ़ द अबव ही आंसर होगा तो बच्चा अमूमन फिर इस पर टिक कर देता है। सिंपल और क्लियर लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, कॉम्प्लेक्स टर्म को और टेक्निकल टर्म्स को ज़रा कम ही यूज़ करें। जहाँ ज़रूरी है जैसे डेफिनेशन वगैरह आप आइडेंटिफाई करवाना चाह रहे हैं तो चलो वहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स टर्म्स का इस्तेमाल करें, वरना आप अवॉइड ही करें। ऑलवेज़ वाला जो है MCQ या आइटम जो है वो आप इसको अवॉइड करें। ठीक है, ऑलवेज़ वाला जो है ये भी बिल्कुल सही नहीं होता, ये ज़्यादातर क्वेश्चन इस्तेमाल होता है मैथ्स के क्वेश्चंस के अंदर, तो ज़रा इसको भी नॉर्मल उसमें दूसरे सब्जेक्ट्स में अवॉइड करें। डोंट कॉपी एग्जैक्ट फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर लिया क्वेश्चन आंसर जो है वहाँ से सारे फ्रेजेस आपने बुक से कॉपी पेस्ट कर लिए, सारा वो भी आसान हो जाएगा। थोड़ा से पैराफ्रेजिंग करें वो भी अच्छा होगा। ऑर्गेनाइज योर टेस्ट इन अ लॉजिकल मैनर। ठीक है, लॉजिकल मैनर में अपना टेस्ट को ऑर्गेनाइज़ करें। चूज़ द राइट नंबर ऑफ़ टेस्ट क्वेश्चंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है दिया है, ये बहुत अहम है जब आप MCQs बना रहे हो अपने, तो आपने चूज़ द राइट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट क्वेश्चंस। ये कहा जाता है, वैसे स्टैंडर्डाइज है कि अगर हाई स्कूल का स्टूडेंट है तो उसको 1 मिनट दिया जाता है एक MCQ सॉल्व करने का, लेकिन अगर छोटा बच्चा है तो उसको 2 मिनट दिए जाते हैं तकरीबन अपने एक क्वेश्चन आइटम एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप इसके हिसाब से अपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं वो आप ऑर्गेनाइज़ करें, बनाएँ अपने टेस्ट पेपर में। अब इसकी MCQs की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। स्ट्रेंथ ये है कि ये वर्सेटाइल होते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल हो सकते हैं, सारे सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स आपके लर्निंग आउटकम्स को ये जो है असिस्ट कर सकता है, और ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बच्चों के अंदर प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे आपने कोई सिनेरियो दे दिया तो आपने पूछा कि इसके अंदर क्या कर सकते हो, तो ये चीज़ हो गया, या आपने कोई न्यूमेरिकल दे दिया इसके अंदर सॉल्व करने के लिए, एंड सो ऑन। ईजी होने चाहिए, और इसके अलावा इसके अंदर फेयर स्कोरिंग भी बहुत आराम से होती है। बाइसनेस ख़त्म हो जाती है, टीचर बाइसनेस का, यार टीचर उसको कहते हैं ना, टीचर उसको ज़्यादा पसंद करता है तो वो उसको मार्क्स ज़्यादा दे देता है, तो ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। गैसिंग का चांसेस का मिनिमाइज़ हो जाते हैं, और नॉट अफेक्टेड बाय द यूजुअल वे ऑफ आंसरिंग, क्योंकि इसके अंदर सोचना पड़ता है, बच्चे को सोचना पड़ता है कि बेस्ट आंसर इसके अंदर क्या होगा। कवर्स अ लॉट ऑफ मटेरियल क्विकली एंड एफिशिएंटली। यहाँ मेरे अगर ये मैं MCQ मेरा 10 पेजेस का एक चैप्टर है, मुझे बच्चों को असिस्ट करना है कि यार इस चैप्टर में बच्चों को असिस्ट करना है, तो मैं एज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट भी इस्तेमाल कर सकती हूँ।
अच्छा, कैन बी इम्प्रूव बाय यूजिंग आइटम एनालिसिस। आपका टेस्ट जो है वो आइटम एनालिसिस के ज़रिए भी आपका इम्प्रूव हो सकता है। फिर आपने टीचर्स को आराम से, अभी मैंने कहा कि जैसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि बच्चों को कितना समझ में आया है, आपका टॉपिक समझ में आया है। तो टीचर आराम से स्टूडेंट्स की, तो टीचर भी आराम से असेस कर सकता है कि यार बच्चा क्यों अब गलत कर रहा है, क्या गड़बड़ है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो ये आपका आराम से आइटम एनालिसिस भी आराम से MCQs का हमें जज करवा सकता है। अच्छा, फिर वीकनेस इसकी ये है कि इट इज़ नॉट अफेक्टिव फॉर मेजरिंग ऑल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि हम डिबेट में या हमने कोई लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट कराना है या पोएम लिखवानी है, तो इसमें हम असेस नहीं कर सकते। और इसको लिखना आसान नहीं है, इसको बहुत सोचना पड़ता है। इसको डिज़ाइन करने से पहले हमें हर चीज़